तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है लाइट, है ना। तो देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातें जो है वो आप पहले सीख के आए हो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे अब, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लाइट जो है, एक्चुअली में आपको ये पता होना चाहिए कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, है ना। ये आपने पहले पढ़े हुए, लेकिन एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, ताकि हमें ये तो पता रहे कि डायरेक्ट लाइट किससे आ रही है, और दूसरी जो चीजें हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं वो हमें दिखते हैं तो उससे भी लाइट आती है, बट रिफ्लेक्शन के थ्रू आती है। तो यहाँ पे लाइट में फिनोमेना पढ़ने हमें डिफरेंट डिफरेंट, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये ऐसे फिनोमेना, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिख लो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स किसको बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, क्या देखो, which produces, luminous objects are the object produces which produces their own light, their own light, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, से क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल में ही पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा एग्जाम्पल है, आपका बच्चों मान लो सन, है ना। सन इज द एग्जाम्पल ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल, है ना, कैंडल भी आप सभी ने देखी हुई है। तो कैंडल भी एक क्या है बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, कैंडल की जो फ्लेम है। और या फिर आपने बल्ब तो देखा ही होगा, एटसेट्रा, है ना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद नॉन लुमिनस कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये डायरेक्ट लाइट आती है इनसे, तो हमें वो डायरेक्टली दिखाई दे जाता है, क्योंकि लाइट को हमारा जो आई है वो सेंस कर सकता है। अभी कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि खुद से ये खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, विच डज नॉट, which does not produce 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 their own light, their own light। अब इससे क्या एग्जांपल है, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप डेली देखते ही हो। जैसे अगर मैं नेचुरल हेवनली बॉडी की बात करूं तो मून, मून आपको देखो दिखता है बेटा, लेकिन मून एक्चुअल में अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे आपके घरों में टेबल रखा हुआ है, टेबल, तो टेबल नॉन लुमिनस है, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। जैसे बुक्स, जो आप बुक्स पढ़ते हो वो भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नॉन लुमिनस होते हैं, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन ये तब भी हमें दिखते हैं। भाई जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो दिखते ही है, लेकिन जो आप ये ऑब्जेक्ट बोल रहे हो नॉन लुमिनस, ये खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये हमें तब भी दिखते हैं। आप मून को देख सकते हो रात में, आप टेबल देख सकते हो अपने रूम पे, बुक देख सकते हो, है ना। तो ये कैसे दिखते हैं जब खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, एक्चुअली में इसका कारण है, दिखने का कारण है रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपका ये रूम है बच्चों, है ना, ऐसे आपका एक रूम है। अब इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे टेबल है ना, यहाँ पे एक इस तरीके से अलमीरा रखा हुआ है, और यहाँ पे कहीं पर एक बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट रिलीज करेगा चारों डायरेक्शन में, हर तरफ हर तरफ हर तरफ। अब आप यहाँ पे खड़े हो और आपको ये टेबल भी दिख रहा है, ये बल्ब, बल्ब तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इससे डायरेक्ट लाइट आ रही है आपकी,
डायरेक्ट आपकी तरफ लाइट आ रही है, तो ये तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके कारण आ रही है। लेकिन जो आपका टेबल है वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट रे बल्ब से आके गिरती है टेबल पे और रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है ये टेबल से आ रही है, असलियत में टेबल से रिफ्लेक्ट होके आती है, इसलिए आपको ये टेबल दिखाई देता है। सेम फिनोमिना इज हियर। भाई ये अलमीरा पे गिरती है लाइट और आपको आपकी आंखों में आती है तो आपको दिखाई देता है। तो आप समझ पा रहे हो कि चीजों को देखने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो ऑब्जेक्ट लुमिनस हो, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता हो तो हम उसको देख सकते हैं, या फिर दूसरा लुमिनस ऑब्जेक्ट हो, वो लाइट प्रोड्यूस करता है बट एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होकर लाइट आती है। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना चल रहा है बेटा? रिफ्लेक्शन। तो फिर वो आपकी आंखों में गिरती है तो आपको वो नॉन लुमिनस वाला ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। मून में भी ऐसी है, मून जो हमें दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है ना। जैसे बच्चों मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ कहीं पे मून है, ये आपका सन है, तो सन तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो सन तो डायरेक्टली दिख जाएगा आपको। फिर उसके बाद सन से जो रे आ रही है वो मून पे गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आती है तो आपको मून दिखता है। फिर उसके अलग अलग फेजेस होते हैं, कभी आधा दिखता है कभी वो होता है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट दिखता तो है, और दिखने का कारण ये है मून खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो दिखता इसलिए है क्योंकि बच्चों उस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर अर्थ पे आती है तो हमारे आंखों पे गिरती है। अब ये जो लाइट है एक्चुअल में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक्चुअली में ये लाइट जो चीज है ना बेटा, कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये हमारी आंखों में गिरती है, जिससे हमें सेंसेशन होता है कि हम कुछ देख रहे हैं। ये जो चीज है जिससे हम सेंसेशन मिलता है, ये जो एनर्जी है जिससे हमें सेंसेशन मिलता है, एनर्जी है ना, तभी तो हम सेंस कर पा रहे हैं। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसके गिरने से हमारी आंखों पर हमें देखने की क्या मिलती है? काबिलियत, सेंसेशन ऑफ विजन मिलता है। इस जो क्वांटिटी है इसी को लाइट बोला गया। एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं, ये आपकी आंखें होती हैं बच्चों इस तरीके से, थोड़ा सा आप सुन लो, है ना, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, स्ट्रक्चर ऑफ आई नेक्स्ट जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन छोटी छोटी कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जब लाइट ऐसे ट्रेवल करके आती है ना बेटा, तो लाइट जो है उसको बोला जाता है ये वेव है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेव का मतलब आपने पढ़ा होगा कि वेव एनर्जी कैरी करती है। कोई भी वेव होती है वो क्या कैरी करती है बेटा? एनर्जी कैरी करती है। ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा साउंड वेव्स में, है ना। साउंड भी क्या थी? एनर्जी ही तो थी। डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते थे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते थे, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती थी। उसी को तो हम बोलते हैं वेव। और ये जो वेव है, लेकिन जो लाइट है वो वेव है, लेकिन लाइट कैसी वेव है बेटा? स्पेशल टाइप की वेव है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये ईएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो लाइट है इसमें दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। तो अभी आपको ये नहीं समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो बाद में हायर क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आएगा। अभी इसी मतलब 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट नाम का आपका एक चैप्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप थोड़ा बहुत वहां सीखोगे। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर क्लासेस में बताई जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, हमने देखा था ना इलेक्ट्रिसिटी में दो चार्ज रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करते हैं ना। तो ऐसी टाइप की फील्ड होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करता है। खैर उसमें ज्यादा नहीं जाते, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो लाइट है उस वेव में दो चीजें वेरी करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्योंकि वेव है तो हमें ये पता है कि ये एनर्जी कैरी करती है, ये तो हमारा प्रीवियस नॉलेज बताता है। और अगर ये देखा जाए तो ये किस टाइप की वेव है, तो बच्चों ये ट्रांसवर्स वेव होती है। आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है?
ट्रांसवर्स वेव, है ना, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि दो तरीके की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। जबकि साउंड जो है वो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव थी बेटा, लेकिन लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब, जैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप ऐसे सोचो, जो आप देख सकते हो, आपने कभी रियलाइज किया होगा, मान लो एक दीवार से आप रस्सी जोड़ दो और इस रस्सी को ऊपर नीचे मूव करो, तो आप देखो इस रस्सी में इस तरीके की वेव बन जाएगी। आपने शायद देखा होगा कभी, कभी ना कभी, या किया हुआ है ना। आप ऐसे रस्सी को एक एंड से पकड़ लो, एक एंड को दीवार पे बांध दो, या किसी दूसरे अपने दोस्त को बोल दो कि तुम पकड़ लो बेटा, और उसको स्टिल रखो, और एक एंड से आप इसको मूव करो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो देखो रस्सी जो है वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि रस्सी ऐसे चल रही है, आगे तक चल रही है। ये जो लग रहा है ना आपको ये चलती है, एक्चुअली में ये एनर्जी जा रही है, एनर्जी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ एनर्जी, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं, स्पीड ऑफ वेव बोलते हैं। और पार्टिकल का मोशन, रस्सी का मोशन कैसा हो रहा है, अप एंड डाउन, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, एनर्जी चल रही है, और पार्टिकल का मोशन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं, मूव करते हैं, कि जिस डायरेक्शन में वेव जाती है वो उससे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो याद रखेंगे ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, इसमें जो हमारी आंखों में जिसके कारण हमें दिखाई देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस कारण, मतलब हमारी आंखों पर गिरता है और एक्साइट करता है, तभी हमें दिखाई देता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंपोनेंट है जो देखने में मदद करता है, वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। अब होता क्या है कि हमारे आंखों में बहुत सारे सेल्स होते हैं बेटा, एक रॉड शेप के सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स कहा जाता है, और एक कोन शेप के सेल्स होते हैं जिनको कोन्स कहा जाता है। आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा जब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे। अब इतना याद रखें कि हमारी आंखों के पीछे एक लेयर होती है जिसको रेटिना कहा जाता है, रेटिना तो आपने सुना होगा। तो वो स्क्रीन टाइप बिहेव करती है, इमेज वहीं बनती है। तो उसमें दो सेल्स होते हैं, रॉड्स होता है, कोन्स। जो रॉड्स होते हैं वो आपके ब्लैक एंड व्हाइट को जज करते हैं, और जो कलर्स होते हैं वो कोन्स जज करता है। मतलब कोन्स होता है कलर्स को देखने के लिए, इसलिए जिसके कोन्स कम होते हैं या डैमेज हो जाते हैं उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर नहीं दिखते उनको अच्छे से, उनकी जिंदगी जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है ना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। और जिसका रॉड्स कम हो या डैमेज हो जाए किसी पर्सन में, तो उसको फिर रात में सिर्फ रात में अच्छे से दिखाई नहीं देगा, सब अंधेरा दिखाई देगा, क्योंकि उसको व्हाइट नहीं दिखाई देगा, है ना। रॉड्स नहीं होंगे तो व्हाइट नहीं दिखाएगा, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो रॉड्स नहीं होते तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जैसे कि उल्लुओं में होता है भाई, सॉरी, आपका किस में होता है, हाँ, आपका उल्लुओं में कोन्स डैमेज होते हैं ना, इसलिए उनको रात में अच्छा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा दिखता है, क्योंकि रॉड्स की संख्या उनमें ज्यादा होती है ना। तो रॉड्स कम होने से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और कोन्स कम होने से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर है। ह्यूमन बॉडी में दोनों ही अच्छी मात्रा में होते हैं, तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट भी अच्छे समझ में आता है और कलर्स भी अच्छे समझ में आता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये लाइट आई, तो लाइट में, लाइट के साथ, वेव के साथ एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो ये एनर्जी जब हमारे रेटिना पे गिरते हैं तो ये रॉड्स और कोन्स को एक्साइट कर देते हैं, मतलब जहां जितने पोर्शन में गिरते हैं उतने पोर्शन में ये रॉड्स और कोन्स काम करना चालू कर देते हैं। आप ऐसा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिरी, वैसे ही उनको वो मिल जाता है, डायरेक्शंस मिल जाती है कि भाई तुम्हें अब काम करना है, तो ये इमेज बनाना चालू करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। और जब इमेज बनाते हैं तो फिर जो आपकी कौन सी नर्व होती है बेटा, ऑप्टिक नर्व होती है, वो जो ब्रेन तक जाती है, तो ये सिग्नल्स बना देते हैं, रॉड्स और कोन्स मिलकर सिग्नल बना देते हैं। फिर ये सिग्नल आपके ब्रेन में जाते हैं, और आपके ब्रेन को समझ में आता है, एक पिक्चर दिखती है कि हमने कुछ देखा, इस तरीके से दिखता है। तो ये डायरेक्ट लाइट आए तो भी हमारा ऐसे ही काम होगा, और रिफ्लेक्शन से लाइट आए तो भी ऐसा ही होता है। इसलिए हमें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दिख जाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, और लुमिनस ऑब्जेक्ट से तो डायरेक्ट लाइट आ रही है तो वो तो दिखता ही है। अब आप सोचो बेटा कि आप यहाँ पे अंधेरा कर दो, ये बल्ब बुझा दो, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो आपको फिर ये दिखाई नहीं देगा, टेबल ना बुक ना कुछ। आप सोचो एक बहुत अंधेरे कमरे में
और आपने लाइट बुझा दिया तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सब ब्लैक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए लाइट ही नहीं। जब तक लाइट आएगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तब आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है, और उसके लिए एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो उसके लिए काम नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर है। इसके पीछे क्या प्रोसेस, हमें कैसे चीजें दिखाई देती हैं वो भी क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, खास तरीके की वेव होती है जिसको हम लाइट बोलते हैं। जब ये हमारे रेटिना पे गिरती है तो वहां पे रॉड्स और कोन्स नाम के सेल होते हैं, उनको एक्साइट कर देती है, तो वो सिग्नल्स बनाते हैं और वो सिग्नल हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, तो हमें समझ में आता है कि हमें कोई चीज दिखाई दे रही है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है ना। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एक और खासियत होती है कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जबकि आपको पता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। आपको एक एक्सपेरिमेंट भी नाइन्थ में था कि अगर आप एक ग्लास जार लो और उस ग्लास जार के अंदर वैक्यूम पंप से आप पूरी हवा निकाल दो, हवा निकाल दो, और यहाँ पे आप एक अलार्म क्लॉक लगाओ, है ना, और एक बल्ब लगाओ, और इसको पूरा वैक्यूम कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, ये वैक्यूम है। अब आप बल्ब जलाओ और अलार्म चलाओ, तो अलार्म की साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, साउंड सुनाई नहीं देगी आपको, क्योंकि वैक्यूम है। साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब कि आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एयर की रिक्वायरमेंट है। जब तक मीडियम नहीं होगा, पार्टिकल्स नहीं होंगे मीडियम में, तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। जबकि बल्ब से जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बल्ब से जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। सोचो, यही तो कारण है। आप जो यहाँ पे कहीं पे सन है बच्चों, और यहाँ हमारी अर्थ है, अर्थ है ना। हम अर्थ पे रह के देखना, इसलिए अर्थ बड़ी है, एक्चुअल में सन बहुत बड़ा होता है अर्थ से। लेकिन हम अर्थ पे है तो हमें अर्थ बड़ी दिखाई देगी, और सन हमसे बहुत दूर है तो सन छोटा दिखाई देगा। तो सोचो, इससे लाइट रेस तो आ ही रही है, और अर्थ और सन के बीच में है क्या? अरे वैक्यूम है, स्पेस है, फ्री स्पेस है, कुछ भी नहीं है बीच में। लेकिन लाइट तो ट्रेवल करके आती है ना बेटा, लाइट तो ट्रेवल करके आती है, लाइट ट्रेवल करके आती है और हमें ये लाइट दिखाई देती है। यानी वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये खासियत है कि वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि साउंड वेव जो मैकेनिकल वेव होती है वो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकती। उसके बाद आप सोचो कि लाइट हमें दिखाई देती है, बट आप सोचो सन में क्या होता है बेटा, सन इतना क्यों चमकता है, उसका कारण क्या है? तो आपने सुना होगा, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। नहीं सुना तो टेंशन मत लो, इस साल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की बात करेंगे। अब फ्यूजन जब होता है तो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है सन में, सन की सरफेस में बहुत ज्यादा ब्लास्ट होते हैं। ऐसा सोचो, एटॉम एटम बम फूटते हैं, एटम बम जब ये फूटते हैं तो इनकी साउंड बहुत तेज होती है बेटा, बहुत तेज। लेकिन आपको कभी अर्थ पे रह के साउंड सुनाई दी सन की? कभी नहीं सुनाई देती, जबकि इतनी तेज आवाज है। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि बीच में वैक्यूम है, तो यहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है, यहाँ से यहाँ तक साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। लेकिन लाइट ट्रेवल कर जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। तो आप अब लाइट को समझ गए होंगे। लाइट क्या है? कि लाइट एनर्जी है, जो कैरी करती है एनर्जी, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स। इस एनर्जी जब हमारे रेटिना पे गिरती है तो एक्साइट करती है, तो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम हमारे आसपास की ब्यूटीफुल दुनिया को देख पाते हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो हम लाइट की डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर। लाइट की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लो बेटा, डेफिनेशन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन ऑफ लाइट में क्या लिखा सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप लिखते चलो साथ साथ में। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच गिव्स
which gives us the sensation, which gives us the sensation of vision, sensation of vision, sensation of vision to sensation of vision to see our beautiful, to see our beautiful ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो जो हमारी आसपास की साउंडिंग है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, उसको देखने के लिए जो सेंसेशन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करता है? लाइट प्रोवाइड करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरे ख्याल से आपको लाइट की बेसिक डेफिनेशन भी बच्चों क्लियर होगी, और आपको पूरा प्रोसेस जो है, इंट्रोडक्शन जो है लाइट का, वो अच्छे से क्लियर होगा। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे, कोई कभी पूछे तो बताना चाहिए। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट को मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, वो हर जगह ट्रेवल कर जाती है। अगर हम लाइट की बात करें तो वैक्यूम में जहाँ फ्री स्पेस होती है तो लाइट सबसे तेज स्पीड में भागती है, और जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में घुसती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। वो अभी थोड़े समय के बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में कि ऐसा कैसे होता है, कितनी कम हो जाती है। बस आप इतना याद रखें कि सबसे तेज तेज जो स्पीड है लाइट की, वो वैक्यूम में होती है। फिर किसी भी मीडियम में लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड हमेशा कम हो जाएगी। तो सबसे तेज स्पीड कितनी है वैक्यूम में, तो ये कैलकुलेट किया गया है, तो इसका वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वो लिख लो आप, क्योंकि ये डाटा हमेशा यूज में आएगा आपके, है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हम ये मानेंगे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर एक ही मीडियम है, जैसे ही दूसरा मीडियम आएगा तो बेंडिंग हो जाती है, तो आइसोट्रोपिक मीडियम बोलते हैं। जैसे केवल एयर में ट्रेवल कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन अगर आपने बीच में ग्लास लगा दिया तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो फिर इसमें बेंडिंग है ऑकर होगी, बेंडिंग होना चालू हो जाएगी, है ना बेटा। अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन होता है, ये फिनोमिना जो बेंडिंग ऑफ लाइट का है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंडिंग का फिनोमिना आ जाता है। वो बेंडिंग का फिनोमिना जो होता है उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के बाद आएगा, पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, कोई दूसरा मीडियम नहीं आ रहा है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, है ना बच्चों। इसको क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। और आपको ये भी पता होगा कि जो लाइट रे होती है, जो व्हाइट लाइट होती है जो सन से आ रही है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, विबग्योर। इसलिए तो रेनबो बनता है, 7 कलर्स होते हैं इसलिए रेनबो बनता है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। तो वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों वन बाय वन करके लिखवा देता हूँ। तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे अब हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जो मैंने आपको पहले अभी प्रॉपर्टीज बताई वो लिख लो, क्योंकि ये काम आती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो लिख लेंगे कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो जो लाइट है वो कैसी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख लो यहाँ पर कि लाइट ट्रांसवर्स वेव भी है, और आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। लाइट इज एन इलेक्ट्रो, है ना। मैं समझा ही चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which which does not which does not require any medium to travel। तो ट्रेवल करने के लिए जगह कोई जरूरी नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए, है ना। बिना मीडियम या मीडियम दोनों में ही ट्रेवल कर सकते हैं,
थर्ड प्रॉपर्टी लाइट की, तो लिख लीजिए कि इन एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मतलब एक जैसा मीडियम, अगर एयर है तो एयर है, ग्लास है तो ग्लास है, अगर एक जैसा मीडियम होता है, इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, लाइट कैसा प्रोपोगेट करती है बेटा, इन स्ट्रेट लाइन, उसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो लाइट लाइट फॉलोज फॉलोज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब दैट इज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर में, एयर में भी आप यही वैल्यू ले सकते हो, एयर में स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में लगभग लगभग सेम होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, तो हम सेम ही मानते हैं उसको। लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा ये बहुत ज्यादा स्पीड है ना, डाटा आप देखोगे तो 3 × 10, यानी कि अगर मैं इसको करूं तो 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में कवर करती है, एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर, सोचो कितनी ज्यादा स्पीड है। या फिर किलोमीटर्स में आपको देखना है तो आप ऐसे देखो, डिवाइड बाई 1000 कर दो, तो ये 8 और 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो किलोमीटर में इसको लिख सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर, ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है, सोचो कितनी ज्यादा स्पीड है। अगर आप भी अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि कितनी ज्यादा स्पीड है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जो हमारी अर्थ है ना बेटा, अर्थ, अर्थ तो बहुत बड़ी बॉडी है, सोचो अर्थ के अगर चक्कर लगाने पड़े, ये एक चक्कर हो जाए, फिर एक और बार घूमो तो दूसरा चक्कर हो जाए, फिर एक बार और घूमो तो तीसरा चक्कर हो जाए, पूरी अर्थ के चक्कर लगाए जाए ना, और लाइट को बोला जाए कि तुम चक्कर लगाओ, तो लाइट एक सेकंड में 7 बार अर्थ के चक्कर लगा लेगी। सोचो इतनी ज्यादा स्पीड होती है, एक सेकंड में 7 बार, 7 टाइम्स पूरा का पूरा राउंड लगा लेती है अर्थ, इतनी ज्यादा स्पीड होती है ना। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी ज्यादा होती है, और ये हाईएस्ट होती है वैक्यूम में, मैक्सिमम। जैसे ही दूसरे मीडियम में जाओगे तो ये रिड्यूस होना चालू होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट reduces reduces in other medium, in other medium। तो अदर मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के मुकाबले हमेशा कम होती हो जाती है ना बेटा, ध्यान रखिए, किसी मीडियम में ज्यादा कम हो जाएगी, किसी मीडियम में कम कम हो जाएगी, कितनी होगी ये बात का हम पढ़ेंगे इस बात को रिफ्रैक्शन में, अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, अभी तो केवल एक प्रॉपर्टीज लिख लो। फिर फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सन से लाइट आ रही है उसमें 7 कलर्स मौजूद है, जिसको आप जानते हो विबग्योर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइट लाइट कंसिस्ट light consists of different colors, light consists of different colors, colors called विबग्योर, विबग्योर। अब यहाँ पे कुछ चीजें और जो है आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या, ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, ये जो है आपका जो लाइट कंटेन करता है विबग्योर, एक चीज ध्यान रखना, इनके करस्पॉन्डिंग, इन कलर्स के करस्पॉन्डिंग आपको किसका पता होना चाहिए, वेवलेंथ। लेकिन वेवलेंथ क्या होती है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा, देखो बेटा कि इस तरीके से वेव ट्रेवल करती है,
ऐसे होती है ना, वेव का ग्राफ आपने देखा होगा। तो जब ये वेव ट्रेवल करती है और एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, एक चक्कर का मतलब ये फिर से अपने आप को रिपीट करे। तो देखो यहाँ से ये ऐसे चली थी और फिर इस पॉइंट के बाद वो फिर से अपने पैटर्न को रिपीट कर रही है। तो यहाँ तक, यहाँ इस डिस्टेंस तक, इस डिस्टेंस के बाद वो अपना रिपीट करना चालू करती है। तो यहाँ तक उसने एक साइकिल कंप्लीट किया, हम ऐसा बोलेंगे। अब मान लो ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है आगे बेटा, वी स्पीड से, जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो वी स्पीड से कर रही है। और एक कंप्लीट चक्कर में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है वेव, उसको वेवलेंथ कहा जाता है, याद होगा आपको। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल, इन वन वाइब्रेशन। तो उसको लैम्डा बोलते हैं। तो एक वाइब्रेशन में ये इतनी दूरी कवर करेगा, फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा। और वेलोसिटी ऑफ वेव तो ये है। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो आप देखो वेलोसिटी, टाइम पीरियड और लैम्डा में यहाँ पर क्या है बच्चों, रिलेशन होता है। ये रिलेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलता है, लैम्डा, उसमें टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई टाइम पीरियड। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो 1 बाई टाइम पीरियड है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसकी यूनिट हर्ट्स में होती है। सुना होगा आपने, 1/t हर्ट्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पे 1 बाई टाइम पीरियड को, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टाइम पीरियड। और 1 बाई टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। देखो ये रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन कभी भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ वेव जो है वो वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो अब ये कलर है, ये अलग अलग, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो अगर आपको कोई डाटा थोड़ा सा याद हो जाए तो अच्छा है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, याद रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, कम होती है, याद रखेंगे। जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो बेटा, वॉयलेट से रेड की तरफ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है, बट वेवलेंथ बढ़ती है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी जो है वो कांस्टेंट है बेटा, सी। अब स्पीड ऑफ लाइट में लिखेंगे ना, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो सी है वो तो कांस्टेंट है, अगर वैक्यूम में है तो। सारे कलर्स अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने से ट्रेवल करेंगे, कांस्टेंट स्पीड से, 3 × 10⁸ से। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो लैम्डा बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, वॉयलेट से जब आप रेड की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी घटती है। ये मैं बता रहा हूँ, हायर क्लासेस में सिखाएंगे कैसे। अभी तो आप इतना याद रखें कि अगर वायलेट से रेड की तरफ, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो रेड की होती है इन सातों कलर्स में, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो वायलेट की होती है। और जैसे ही आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, यानी कि उल्टा होगा, फिर वॉयलेट का जो लैम्डा है, वॉयलेट कलर का, वो सबसे कम होगा, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो वेवलेंथ के फॉर्म में याद करो, क्योंकि आगे हमारे काम आएगा बेटा। तो याद रखना, वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है, बढ़ता है। यानी सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो। और डाटा आप याद रखो कि इसकी जो रेंज होती है वेवलेंथ की, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट डाटा है। जो वॉयलेट कलर है उसकी रेंज है 400 नैनोमीटर, मतलब वॉयलेट कलर जो है ये वेवलेंथ नैनोमीटर में है बेटा, नैनोमीटर, है ना। तो आपको शायद पता हो 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट कलर की है, जो 400 नैनोमीटर, 400 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे याद रखना है। और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जो है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। तो ये डाटा आप याद रखेंगे, नैनोमीटर में बता ही चुका हूँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ 9, 10⁻⁻9 मीटर, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, याद रहेगा। तो वेवलेंथ सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की 400 नैनोमीटर, सबसे ज्यादा होती है रेड की 700। और वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, जो लाइट है जो 7 कलर में सेपरेट होता है, जिसको आप विब्योर बोल रहे हो,
इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कहीं पे आपका शब्द आए स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, टेक्निकल टर्म्स है, आपको याद होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज जो है लाइट की वो आपको अच्छे से क्लियर है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चे।